नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स भौतिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय गुरुत्व के अधीन गति यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा, बिहार पीसीएस, यूपी लेखपाल तथा यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने रखा जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि आपकी परीक्षा में विज्ञान से संबंधित, खास करके भौतिकी से संबंधित जो प्रश्न आएँ उसको आप आसानी से कर लें। शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसे शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सुपर सीरीज़ के अंतर्गत सामान्य अध्ययन सुपर सीरीज़ को हमने शुरू किया है। उसके अंतर्गत भौतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुरुत्व से संबंधित यानी ग्रेविटी से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि इसमें जो पहला बिंदु दे रहा है, पहले बिंदु को देख लें। पहला बिंदु दे रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ये जो है ब्रह्मगुप्त ने ऐसी जानकारी दी थी, तो ये ब्रह्मगुप्त के बारे में दे रहा है। यानी ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को, जो कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित सारी वस्तुएं होती हैं, इस बारे में जानकारी दे दी थी। इस तरह से ये ब्रह्मगुप्त जो है एक गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक, भारतीय खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने न्यूटन से पहले ही गुरुत्व से संबंधित प्रश्न को, उसकी जानकारी को दी थी। हालांकि लोगों ने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया था। आगे दे रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। उनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट बिंदु दे रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन, ये भी न्यूटन ही होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। यानी अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, इसीलिए अंतरिक्ष में यात्री तैरते हुए नजर आते हैं और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। अगला बिंदु दे रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान होता है उसकी अपनी एक स्पीड होती है, अपनी गति होती है, और उसी गति से कोई वस्तु छोड़ा जाएगा तो वह अंतरिक्ष में उसी गति से मूव करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी यानी जी का जो है अनुपस्थिति पाई जाती है। आगे जा रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, तो जो पीसा की मीनार इसलिए नहीं झुकती है क्योंकि जो उसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यानी जो गुरुत्व केंद्र बनता है वो तल के अंदर ही होता है, इसलिए इस तरह की घटना जो है देखने को मिलती है। यानी झुकी हुई मीनार, पीसा की मीनार जो है झुकी हुई है, फिर भी ये नहीं गिरती है क्योंकि उसका जो गुरुत्व बनता है वो सेंटर पे बनता है, केंद्र पर बनता है, इसलिए झुकने के बाद भी वह नहीं गिरती है, ज़मीन पर नहीं आती है। आगे दे रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ होता, तो अब जितना है उसका चौथा भाग, यानी जो है दूरी अगर दुगनी करेंगे तो उसके जो गुरुत्वाकर्षण होगा उसका चौथा भाग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी 4th टाइम, 1/4 की बात कर रहा है। आगे है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो कोई वस्तु ऊपर से जब गिराई जाती है तो वो अपरिवर्तित रहता है, भार अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल याद रखिएगा, भार में कोई बदलाव नहीं होता है। हालांकि भारीहीनता महसूस होती है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है, जो नीचे चीज़ें गिरती है, जैसे लिफ्ट वगैरह से कोई व्यक्ति नीचे आता है। तो आगे दे रहा है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है, तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। यानी अगर वो टुकड़े समान रूप से बराबर हैं, समान आकार के हैं, उनका आकार समान है, तो वह एक साथ पहुंचेंगे। याद रखिएगा, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न जो है
देता है, ये जी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भार दे रहा है, भार समान है, न कि उसका आयतन। तो उसका जो आकार है अगर समान अलग अलग होगा तो याद रखिएगा, तो लकड़ी का गेंद जो है हल्का होगा और लोहे का गेंद भारी होगा, इसलिए जो है घनत्व के कारण, तो इसलिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी हल्का होने के कारण, और लोहे के जो है घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो पहले गिरेगी। आगे दे रहा है कि दो गेंदें ए तथा बी उसी से संबंधित है, 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के एक साथ गिराया जाए तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। तो इस तरह से कंफ्यूज करेगा प्रश्नों को, आप याद रखिएगा, ये हमारे साइंस का, फिजिक्स का नियम है। आगे दे रहा है कि कथन दे रहा है कि कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। सही है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यानी अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 1 किलो है, अगर उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे, चूँकि वहाँ जी का मान कम है, 1/6 कम है पृथ्वी की तुलना में, तो वहाँ पर उस 1 किलो वस्तु का जो भार है वहाँ पे 1/6 किलोग्राम हो जाएगा। तो याद रखिएगा। आगे दे रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी उससे अलग है। इसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। आगे दे रहा है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। तो ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जितना ही कोई वस्तु सेंटर पे होगा, याद रखिएगा, इस मैप को ध्यान रखिए कि कोई वस्तु जो सेंटर पे होगा वहाँ पे जी का मान कम होगा, और जैसे जैसे सेंटर से दूर यानी ध्रुवों की तरफ जाएंगे जी का मान बढ़ेगा, यानी भार जो है बढ़ेगा। तो ध्रुवों पर भार अधिक होता है, इक्वेटर पे कम। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा है। आगे दे रहा है आगे महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा है कि गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र है। इस तरह से ये मानचित्र दे रहा है, इसको आप देख सकते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। आगे दे रहा है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, आधा स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। इस तरह से ये फार्मूला है, यानी -sin1/sin √2h/g, ये हमारा फार्मूला होगा। ऐसे सीधे फार्मूला भी पूछा जा सकता है। इस तरह से दोस्तों आगे दे रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो उसका वेग क्या होगा, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। आगे है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा, यानी 1% उसमें बदलाव होगा तो 2% बढ़ेगा जी का मान। आगे दे रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है, तो इसमें 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। आगे है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है गुरुत्व जनित त्वरण के कारण, यानी जी बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी बराबर 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर बस का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम ही होगा, यानी उसी मान को जो है थोड़ा सा बदल दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। आगे देता है कि भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, यानी जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा वहाँ पर भार नहीं होगा, यानी भारहीन होगा चीज़ें। आगे तरह मिलान करना है, रेडियम, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे तो W.K. राउंटजन ने किया था। चेचक एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे दे रहा है कि पृथ्वी अपनी कक्ष में लगभग 44,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, यानी इस तरह से गति शून्य होने के कारण जो है
4400 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पृथ्वी की जो एक कक्षा है पूरा उसमें घूमती है सूर्य के सापेक्ष, फिर भी जो है हमें भार नहीं मिलता है। और अपने धुरी पर अगर देखा जाए तो अपने धुरी पर पृथ्वी जो है लगभग 1 मील यानी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मूव करती है। तो ये गतिशील हैं, 2 प्रकार की गतियां हैं, परिभ्रमण और परिक्रमा, याद रखिएगा। आगे तरह कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इनको आप जरूर जो है 1 से 2 बार रिवीजन कर लें। आपके लगभग सभी परीक्षाओं में फिजिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उनके लिए आपके लिए एक बेहतर ये विकल्प होगा। आगे दे रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इस तरह से हमारा ये लाइन सही है। आगे दे रहा है कि एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। तो जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी इसी बल के कारण ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल सैटेलाइट को प्राप्त होता है। आगे दे रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है तो केंद्राभिमुखी बल के कारण, याद रखिएगा केंद्राभिमुखी बल। अगला है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल है तो सबसे प्रबल वो है गुरुत्व होगा, यानी ग्रेविटी। आगे दे रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो अधिक मालूम पड़ता है, जब नीचे की ओर आती है तो भारहीनता लगता है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी के कारण धातु थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। आगे दे रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि खड़े होने के कारण जी का मान थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आगे दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामान्य दोलक के बारे में दे रहा है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इन कथनों में से कही है तो 1, 2 और 4 सही है, यानी पहला, दूसरा और जो ये चौथा लाइन है ये सही है, तीसरा लाइन सही नहीं है, ये स्टेटमेंट से संबंधित है। आगे दे रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में, क्योंकि वो सिकुड़ जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी इस वेग से कोई चीज़ फेंका जाएगा पृथ्वी से तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, इसी को पलायन वेग कहते हैं। आगे दे रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग हो गया, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आकर गिरे, यानी पलायन वेग से कम वेग से अगर किसी चीज़ को फेंका जाएगा तो वह पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा, अगर इस गति से फेंका जाएगा तो वापस नहीं आएगा। आगे दे रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। आगे जो है कुछ प्रश्न दे रहा है इसमें स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित, और ये फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो स्थूल पदार्थ हैं उनके जो गुण होते हैं उसके बारे में प्रश्न है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ये संकलित मजबूत प्रश्न है, इनको जरूर आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और रेलवे बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। तरह की वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण ही जो बूंदें हैं वो गोल नज़र आती हैं। आगे है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। आगे दे रहा है कि
नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो घर्षण में। आगे है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। अगला बिंदु है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी जो तेल का घनत्व होता है वो कम होता है, इसीलिए वह पानी पर तैरता रहता है। आगे साबुन के बुलबुले के अंदर अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए बुलबुला बनता है। आगे कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नाली द्वारा एक दूसरे में संपर्क लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी उसमें प्रवेश कर जाएगा। आगे है कि एक ही पदार्थ से बने चार तार जिसकी विमाएँ नीचे दी गई हों, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी तो 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य हमको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से अगला बिंदु दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन है। पहला है कि यदि केशुकत्व की परिघटना नहीं होती, यानी कैपिलरी सिस्टम नहीं होता तो क्या क्या होता। केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही है भाई, कैपिलरी केशिकत्व के कारण ही मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है दिया में। आगे कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। आगे दे रहा है कि स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, सही है। चौथा दे रहा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो जो ये दूसरी लाइन है यही गलत है और बाकी पहली लाइन, तीसरी और चौथा बिंदु सही हैं, महत्वपूर्ण हैं कैपिलरी के अकॉर्डिंग। आगे दे रहा है कि केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है तो पौधों की जड़ों के जल से इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। आगे दे रहा है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तो ये पृष्ठ तनाव है, यानी केशिकत्व से संबंधित बिंदु है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फिजिक्स से संबंधित, भौतिकी से संबंधित ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और ज़रूर आपके परीक्षा में आपको ये लाभ पहुंचाएगा। इससे पहले दोस्तों और इसमें जो इसके बाद दोस्तों जो है फिजिक्स के बाद जो है इसमें हम बायो से संबंधित और रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न को संग्रह आपके सामने रखेंगे। तो देखते हैं इसमें आगे, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, सही है। आगे कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी सतह पर आने पर उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे दे रहा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वही जब वायुदाब की कमी होती है, यानी ऊपर जाएंगे तो वायुदाब में कमी होने के कारण ऐसी घटना देखने को मिलती है। आगे है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत तो ये जो है ये पास्कल के नियम पर आधारित है, दाब से संबंधित है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी। तो याद रखिएगा, लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध को इसने बढ़ा दिया। आगे कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह है तो तूफानी मौसम, यानी अचानक से बैरोमीटर में बदलाव होगा तो तूफान आने का संकेत होगा। आगे कि नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले फव्वारे में चित्र पर ध्यान देना है, ये कुछ व्यवहारिक प्रश्न है। ऊपर 4 3 2 1 तो फव्वारे जिस क्षेत्र से पानी अधिक दूरी तक फेंका जाएगा दूसरा नंबर पे होगा। ऐसा इसलिए होगा, पहले पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला जो है बिल्कुल नज़दीक है और फोर्स के कारण वह जो है दूसरे के पास ज़्यादा जाएगा और तीसरे चौथे से भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पर भी पहुँचना जो है फोर्स को कम पॉसिबल होगा। तो दो सही है। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है एस्फाल्ट जो है, यानी जब रिफाइनरी से कच्चे तेल को सफाई करते हैं तो उससे एस्फाल्ट निकलता है, एस्फाल्ट प्राप्त करते हैं। आगे दे रहा है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके जल में
जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाती है, इसलिए एक बर्फ़ ऊपर जो है ऊपरी सतह पर बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ जो है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए नीचे वाला जो तली वाला जल है वो द्रव अवस्था में बनी रहती है, यानी वो ठंडा नहीं हो पाता है, सॉरी जम नहीं पाता है। आगे दे रहा है कि उसी से संबंधित है कि पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी द्रव अवस्था में रहते हैं। आगे दे रहा है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। आगे बात कर रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर आवर्तित रहेगा तो घनत्व में कोई बदलाव नहीं होता है। आगे दे रहा है कि पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 डिग्री केल्विन पर। यहाँ पे केल्विन दे दिया है तो ये कंफ्यूज करने के लिए, घबराना इसमें नहीं है। आगे दे रहा है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। याद रखिएगा, लोहे के घनत्व की तुलना में पारा का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए जो पारा लिक्विड धातु है उसमें लोहा डूब जाता है। ये लाइन याद रखिएगा। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, इसलिए क्योंकि पारा का घनत्व लोहे से ज़्यादा है, पानी का घनत्व लोहे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसको भी कह सकते हैं। आगे दे रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, तो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये प्लवन का सिद्धांत है। आगे दे रहा है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला पॉइंट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी जब पानी में से डूबी हुई बाल्टी जब ऊपर निकलती है तो भारी महसूस होती है, जब पानी में अंदर रहती है तब तक कम भार महसूस होता है, क्योंकि पानी भी जो उसके भार को एब्जॉर्व कर लेता है। अगला पॉइंट दे रहा है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा तो 0 होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होना, ये अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। आगे तरह कि बादलों का वायुमंडल में तैरना का कारण है तो उनका घनत्व। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था तो टेक्नीशियम, याद रखिएगा, पहला तत्व जो है प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया टेक्नीशियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पीसीएस के लिए। आगे दे रहा है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है 1/9, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है प्लवन का, तो ये 1/9 ही जो है ऊपर रहेगा, बाकी डूबा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा, क्योंकि ये बर्फ तैर रहा होता है, इसमें कुछ लिक्विड भी होते हैं और ठोस भी होते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, यानी गर्म होने पर घनत्व तो कम हो जाएगा पानी का, और ठंडा होने पर पानी का घनत्व तो बढ़ता है, इसलिए जो है ऐसी घटना मिलेगी। आगे है, समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र जल नमकीन खारा होता है, लवड़ी होता है, उसमें घनत्व तो अधिक होता है, यानी अशुद्ध होने के कारण, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जबकि स्वच्छ जल में घनत्व तो कम होने के कारण तैरना थोड़ा कठिन होता है। अगला पॉइंट बिंदु दे रहा है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो नदी यानी ताजे जल से जब गंदे जल में यानी नमकीन जल में जाएगा, अधिक घनत्व वाले जल में, तो वह ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में जाने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है, इसके कारण जो है यानी ताजे जल की तुलना में जो है ताजे जल की तुलना में समुद्र में जो है अधिक घनत्व वाला जल होगा, तो ताजे जल में इससे कोई चीज़ समुद्र वाले जल में जाएगी तो उसका नाव का स्तर ऊपर हो जाएगा। आगे जरा कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, सही है।
सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ये लाइन एकदम बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है। आगे इधर आए कि स्थित विज्ञान स्टैटिक्स संबंधित है तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से गुरुत्वाकर्षण तथा कुछ प्लवन से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने रखा। इस पूरे प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करिएगा, जो कि होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसी लिए आपके लिए बहुत ही यूज